ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और आज बात हो रही है बेहद ही अहम विषय की। जी हां, दिवाली पर दिवाली की बात इसलिए हो रही है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ रही है। अभी तक घुमा फिरा कर वसूले जाते टैक्स और लोगों से वसूली वो अब सीधे तौर पर की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ रही है। अन्य साधनों के जरिए भी महंगाई चरम पर है, पर सुनने वाला कोई नजर नहीं आता इस देश के अंदर, और यही इस वक्त सबसे बड़ी विडंबना है। उज्जवल जी, हम बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल को लेकर। आखिरकार कितना पैसा जो है वो जनता के खाते से जाता है और कितनी एक्चुअल में इसकी कीमत है, केंद्र और राज्य के खातों में क्या कुछ आता है, एक बार दर्शकों को आप सीमित शब्दों में बताएं। सर देखो, ऐसा है, पेट्रोल और डीजल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट चार्ज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 31% से अबाउ 31% से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो 28% से ज्यादा इस पर टैक्स लगा रही है। तो मोटा मोटा जो कैलकुलेशन करें तो अपन 59% अबाउ इस पर टैक्स है। 59% अबाउट टैक्स की वजह से ये जो बेस प्राइस इसकी होनी चाहिए वो 58 रुपीज के आसपास होनी चाहिए, आज 116 रुपए के आसपास ये मिल रहा है। तो 58 रुपीज तो एक्चुअल प्राइस है जिसके अबाव इस पे टैक्स और सेसेस गवर्नमेंट लगाती है। अब सरकार को जो बेसिक डीजल का कंजम्पशन अगर अपन देखें तो डीजल का जो कंजम्पशन आ रहा है वो मेजरली ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ये इंडस्ट्री फ्यूल के रूप में उसको कम में ले रहे हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल। अब इंडस्ट्री के अंदर जो ये एक्साइज और वैट लगा रहे हैं, आज की डेट में जब सरकार ने 2017 जुलाई 2017 में जब जीएसटी लेके आई थी तो एक्साइज एंड वैट की जो कंपनसेशन मिलता था, परचेज पे इनपुट मिला करता था, वो बंद हो गया। बिकॉज पेट्रोल और डीजल पे आज भी जीएसटी नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, एक्साइज एंड वैट के ओल्ड रिजीम में ही रखा उसको। अगर इसको एक्साइज एंड वैट के रिजीम से निकाल के जीएसटी के रिजीम में ले आए, जीएसटी के रिजीम में ले आए इस पे, तो कम से कम जो मैन्युफैक्चरर आ रही है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो इसको फर्दर सप्लाई में अपने बिजनेस में काम में ले रहा है, उसको क्रेडिट मिल जाएगी। आज की डेट में क्या हो रहा है, एक्साइज और वैट में होने की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, बिकॉज उस क्रेडिट मिलता नहीं उस टैक्स का। जो कास्केडिंग इफेक्ट है उससे जो मल्टीपल महंगाई है और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सर सीधे शब्दों में आपसे कहें कि 58 रुपए का तेल अब आपको 117 रुपए का पड़ रहा है, और पूरी मेहरबानी आपके ऊपर यानी जनता पर, उनकी जिनको आपने चुना और जिनको आपने कुर्सी दी। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर आंख बंद करके जो चीजें हैं, जिनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यहां पर बनता है। उज्जवल जी ने जिक्र किया जीएसटी को लेकर। सोमदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जीएसटी को लेकर पूरे देश के अंदर बड़ा बवाल मचा, अलग अलग राज्यों से अलग अलग बातें सामने आई, प्रतिक्रियाएं सामने आई, और अभी भी इसको लेकर असमंजस बना हुआ है कि क्या जीएसटी लागू कर देना चाहिए, इससे कितनी बचत है, कितना नुकसान है। देखिए, ये तो आपको अभी शर्मा जी ने बताया कि अगर इसको जीएसटी में लेंगे तो बहुत बचत होगी जी, और वो कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। फिर समस्या कितना परसेंट सेट ऑफ मिलेगा, कितना परसेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितना राज्य सरकारों को आएगा। अभी हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसके डीपर इनटू एनालिसिस जाएं जी, सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार या तो सेस बढ़ाती है, एडिशनल एक्साइज बढ़ाती है, बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ रही है जी। और चूंकि फाइनेंस कमीशन में बेसिक एक्साइज में से डिवोल्यूशन होता है, उसका हिस्सा मिलता है, इसलिए राज्य सरकारें सभी ये लगातार डिमांड कर रही हैं कि जो फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो डिवोल्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें सेस और एडिशनल टैक्सेस और सरचार्ज ये सब भी शामिल होना चाहिए, लेकिन वो उसमें नहीं होता है। और वो नहीं होने की वजह से, अगर मैं आपको एक डेटा दूं, 2014 में जो एक्साइज था और जो आज 2020 में है, वो 258% से 820% हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना गुना है और कितना परसेंट है जी। दिक्कत सारी ये हो रही है कि राज्य सरकारों के पास साधन नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल जो बनी है, ये एक तरह से मेरे अपने शब्दों में ये एक्सपेंडिचर कमीशन बन गया कि भाई सारे जो टैक्सेस आएंगे वो कलेक्ट होंगे और जीएसटी के थ्रू आएंगे, वो उनको दिया जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सरकारों के पास अपनी कोई फ्रीडम नहीं है, राज्य सरकारों के पास, कि वो किसी ज्यादा से ज्यादा उनके पास एक चीज बचता है, वो ये फ्यूल, जिसमें कि वो वैट लगा लेते हैं, और वैट भी एक्साइज पर लगा लेंगे।
इससे उनको ये लगता है कि हमारे पास आमदनी हो रही है। ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स को अगर केंद्र, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार में बैठे लोग जानते नहीं है, सब जानते हैं, पर समझना नहीं चाहते। लेकिन नहीं, सब वो चाहते हैं कि स्टेट की जो डिपेंडेंस है वो हम पर रहे, ताकि हम उनको हमेशा ये गाजर लटकाए रखें, भाई हम आपको इतने रिसोर्स दे देंगे, आप बोरो करेंगे ना, बोरोइंग पे भी लिमिट लगा दी है, आपको ये देंगे उस पे भी लिमिट लगा दी है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ कृपाशंकर जी। 40 वर्ष के हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमने ये पढ़ा कि भाई ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है जी। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन के समर्थक भी हैं और उसके सोशल मीडिया पे उसका प्रचार भी किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं नहीं, इतना तो इन्फ्लेशन होना ही चाहिए क्योंकि वो इतने विकास के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई फिर आप ये मत कहो कि हम फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो कह रहे हैं साहब वैक्सीनेशन के लिए खर्चा हो रहा है, आप कह रहे हैं हम वैक्सीनेशन फ्री में दे रहे हैं। आज तक ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है कि ऑयल और डीजल की रेवेन्यू में से कितना हिस्सा उन्होंने वैक्सीनेशन पर खर्च किया, कोई डेटा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की और इनकम की बात उज्ज्वल जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई दी है। एम्प्लॉयमेंट के रेट अभी भी आपने 2-3 दिन पहले आर्थिक समीक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो कितना, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इनकम ऑलरेडी कम है। तो ये क्या, जिसको हम कहते हैं ना डबल वहमी, जो डबल जियोपार्डी है वो आम आदमी के साथ हो रही है। और वो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है क्योंकि उनके पास में अब ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जनता को। लेकिन एक ऑप्शन जरूर होता है, हर लगभग 5 साल में वो मौका जरूर आता है जब इन जिम्मेदारों को जनता जवाब देती है कि आखिरकार कि आप जो लूट मचा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्हें जनता जवाब भी देगी। जब इस देश के अंदर प्याज की कीमतों पर सरकारें बदल सकती हैं तो ये तो बहुत बड़ा इस वक्त मुद्दा हो चुका है पूरे देश के अंदर। रोजगार अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। उज्ज्वल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, अन्य जो दाल आटा सब्जी चीनी सब महंगा हो रहा है। 90 के दशक में देश में आर्थिक मंदी आई थी, उस समय हम उबर गए। आज ये हालात जो उत्पन्न हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आंखों पर पर्दा तक डाला जा रहा है, ओझल किया जा रहा है आंखों से कि नहीं साहब देश की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो इससे कैसे बाहर निकलेंगे? क्योंकि इस वक्त तो सभी आंखें बंद खुद ही बंद किए बैठे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो हम उस मंदी से कैसे निकलेंगे, हम इस स्थिति से कैसे निकलेंगे, क्या संभावनाएं नजर आती हैं? सर देखो, जब आपने कहा 90 के दशक में मंदी आई थी जी, 90 के दशक को 2021 के दौर से कंपेयर करें तो एक चीज मेरे को बड़ी हाईलाइट करना चाहूंगा। एक चीज बड़ी खटकती है कि सर जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट 2021 तक आ गया है, बहुत मास लेवल पे हर चीज फ्री बांटनी है और जो चुनावी स्टंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है कि साहब हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। सर जब फ्री बांटोगे आप तो उसका बोझ किसी न किसी पे तो इनडायरेक्ट रूप से पड़ा जाएगा, किसी न किसी से वसूला जाएगा। और वो जो फ्री की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस जो इकोनॉमी इन्फ्लेशन आया है, जो प्रॉब्लम आने दिख रही है और जो आने वाला टाइम है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्च तक जो पेट्रोल आज 116 है, हो सकता है मार्च अप्रैल तक ये 150 क्रॉस कर जाए। इस 150 क्रॉस करने में जो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसका भी एक मुख्य कारण है, ये जो मुख्य कारण है, इन सब के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, अहम विषयों को लेकर बात करेंगे और साथ ही आपके सामने रखेंगे तमाम गणित इस पूरे विषय से जुड़ी हुई। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।